हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर 2 जनरल स्टडीज का सलूशन दिया जा रहा है। इस जीएस सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और ईच क्वेश्चन 3 नंबर के थे, तो टोटल नंबर कितने हो गए 75, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल तक शेयर कर दीजिए। जीएस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मींस भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजों के साथ कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। ठीक है फ्रेंड, और टेन्योर कितना होता है 65 साल की उम्र तक। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 4 के तहत 124 4 के तहत संसद के किसी भी सदन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव पास होता है तो उसके लिए कम से कम 100 मेंबर चाहिए, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो उसके लिए कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे हीरा लाल जे कानिया जी। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज टैंक नियर महोबा, टेम्पल्स एट अजयगढ़ एंड महोबा एंड सिटी ऑफ राजवासनी वर बिल्ड बाय अ चंदेल किंग। महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा था। तो उसके अंदर हमारा ऑप्शन सी राहिल। चंदेल वंश की स्थापना में संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए नानूक। फिर उसके बाद वाकपति का रोल हुआ। वाकपति के बाद 2 जुड़वा भाई का रोल हुआ, एक का नाम था विजय शक्ति और दूसरे का नाम था जया शक्ति। फिर विजय शक्ति का पुत्र राहिल का रोल हुआ। ठीक है फ्रेंड, राहिल ने ही महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा में मंदिर तथा राजवासी नगर का निर्माण किया। चंदेल एक राजपूत क्लैन थी। क्लैन का मतलब क्या होता है, गोत्र या वंश। ठीक है फ्रेंड, जिसने 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बुंदेलखंड रीजन में रूल किया। चंदेल की राजधानी सबसे पहले खजुराहो थी, फिर खजुराहो से राजधानी बदल के क्या हो गई, महोत्सव नगर, जिसे हम महोबा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चंदेल वंश के ही एक प्रसिद्ध राजा जिनका नाम क्या था, विद्याधर ने ही गजनी के महमूद के हमले को रोका था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, while deciding any question relating to the disqualification of a member of a parliament, the president shall obtain the opinion of। संसद सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन मीन्स निर्वाचन आयोग। हमारे देश के राष्ट्रपति एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन को लेके किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर मेंबर लोकसभा का हो तो स्पीकर का भी ओपिनियन लिया जाएगा। अगर मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हो तो प्राइम मिनिस्टर की भी राय ली जाएगी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, Which of the following rights a cultivator enjoyed on his own land during the Mughal period? मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, राइट टू मॉर्गेज ओनली। यहाँ पे टी साइलेंट है। ठीक है फ्रेंड, केवल भूमि के रहन रखने का। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी, बंधक या गहन रखना। ठीक है फ्रेंड, मुगल काल में
किसानों को रैयत, रैयत या फिर मुजरियान कहा जाता था? पहला क्या था? खुद काश्त, खुद काश्त ये वो किसान होते थे जो खुद की जमीन पर खेती करते थे। और दूसरा टाइप क्या था? पाही काश्त, पाही काश्त ये वो किसान होते जो दूसरों की भूमि पर मीन्स अधिया पर खेती करते थे। किसानी से मिलने वाले राजस्व को जमा, जमा या फिर हासिल कहा जाता था, हासिल कहा जाता था। और कृषि योग्य भूमि को पोलज, पोलज कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड। शाहजहां के टाइम में सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किया गया, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मैच मस्टर्ड मूंग क्रॉप इज। मक्का सरसों मूंग फसल की फसल चक्र सघनता है। अब ये फसल चक्र सघनता मीन्स क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ क्रॉप्स, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन दी सेम फील्ड इन वन एग्रीकल्चर ईयर मीन्स एक कृषि वर्ष के दौरान शुद्ध बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र जहाँ पे फसलों की बुआई होती है उस बुआई क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाई जाए। कहने का मतलब है कि कम गहरी, कम गहरी जड़ों वाली फसल के बाद अधिक गहरी जड़ों वाली फसलों को बोया जाए, जिससे कि क्या हो? खाद और खाद और पानी क्या हो? कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये इक्वल टू होता है टोटल, टोटल क्रॉप्ड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया या फिर टोटल क्रॉप्ड नंबर इंटू 100। जितनी फसल होंगी उससे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 फसल है, मैच मीन्स मक्का सरसों मूंग, तो 3 गुणे 100 तो ये कितना हमारा आ गया? ये 300 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 300%। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 फसल देता, मक्का और सरसों देता, तब हमारा क्या होता? तब हमारा यहाँ पे 2 इंटू 100 200 होता। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द दास्तान मजाहिब विच डिस्कसेस अबाउट द दीन ए इलाही ऑफ अकबर वॉज। दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन ए इलाही की चर्चा करता है का लेखक था? उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मोहसिन फानी। ठीक है फ्रेंड। दास्तान मजाहिब का मतलब होता है धर्मों का स्कूल, धर्मों का स्कूल। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की। दीन इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ईश्वर का धर्म। इसकी शुरुआत अकबर ने 1582 में की थी। दीन इलाही का मेन एम था कि इस्लाम को हिंदू, ईसाई, जैन और पारसी धर्म के साथ जोड़ा जाए। इतिहासकार विंसेंट विंसेंट स्मिथ ने विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को उसकी बुद्धि का नहीं बल्कि मूर्खता का स्मारक कहा था। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन सीड कंटेन्स। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब हम देखेंगे सोयाबीन में कौन कौन से एलिमेंट कितना परसेंटेज तक होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन सोयाबीन में 38 से 40% तक होता है। फिर उसके बाद है ऑयल। सोयाबीन में ऑयल 18 से 22% तक होता है। फिर उसके बाद है स्टार्च। स्टार्च कितना होता है? 4 से 8% तक। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद है शुगर। शुगर 6 से 8% तक। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपसे प्रोटीन और ऑयल का परसेंटेज पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल। इन एलिमेंट्स के अलावा सोयाबीन में फैटी एसिड और अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन 6 सितंबर 1947। 6 सितंबर 1947 को स्थापित किए गए पुनर्वासन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, केसी नियोगी। 1947 में प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना? फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई। फिर उसके बाद सीडी देशमुख जी। होम मिनिस्टर कौन बना? सी राजा गोपालाचार्य जी। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन बना? डिफेंस मिनिस्टर ये बने बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन बना? अमृत कौर। ये सभी भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन सी कॉटन और ऑप्शन डी पीजन पाई। ये तीनों क्या है? ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी लेंटिल मीन्स मसूर, ये रबी की फसल होती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखेंगे कि खरीफ की कौन सी फसल होती है और रबी की कौन सी फसल होती है। सबसे पहले खरीफ और यहाँ पे रबी। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, जबकि रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और दूसरे साल मीन्स मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, जूट इत्यादि आते हैं और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, अलसी ये सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मसूर। तमिलनाडु में कपास खरीफ और रबी की फसल है। ठीक है फ्रेंड, कपास की बुआई कब होती है? अप्रैल मई में और इसकी कटाई कब होती है? दिसंबर जनवरी में। कपास को सफेद सोना मीन्स वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको ट्राइब्स मीन्स जनजाति या आदिवासी दिया गया है और लिस्ट 2 में स्टेट वो किस राज्य में है वो भी दिया गया है। ऑप्शन ए थारू, ये जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा किससे मैच कर जाएगा? 3 से। उत्तराखंड के अलावा ये जनजाति नेपाल में भी पाई जाती है। फिर ऑप्शन बी है टोडा, ये जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत के पास पाई जाती है, तो हमारा बी का 4 से मैच कर गया। फिर ऑप्शन सी संथाल, ये जनजाति झारखंड, तो सी का 2 से। फिर ऑप्शन डी गोंड, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, तो डी का हमारा 1 से मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ ईयर 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पोषण माह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया गया? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सितंबर। कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलाया था, ताकि लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और देसी अनाजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में स्टेट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हाईएस्ट पीक। सबसे पहले पॉइंट 1 धूपगढ़, ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश।
तो डी का हमारा 1 से मैच कर गया। अगर डी का 1 से मैच कर गया तो सिर्फ ऑप्शन सी में ही डी का 1 से मैच किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो डायरेक्ट ही हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे, जिससे आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। फिर भी हम लिस्ट 2 के और भी हाईएस्ट पीक देख लेंगे। 2 क्या है, सरामती, ये कहाँ है, ये नागालैंड में है। फिर है गुरु शिखर, ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। फिर 4 ये दोदा बेटा, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। धूपगढ़ किस माउंटेन रेंज का माउंटेन है, ये सतपुड़ा रेंज का माउंटेन है। सरामती ये नागा हिल रेंज का माउंटेन है। फिर उसके बाद है गुरु शिखर, ये अरावली रेंज का माउंटेन है। फिर दोदा बेटा ये नीलगिरी रेंज का माउंटेन है। ठीक है फ्रेंड, ये भी सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई 5 स्टार गांव योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, पोस्टल सर्विस स्कीम्स। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मेन मोटो क्या था, पब्लिक अवेयरनेस को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, साथ ही साथ पोस्टल प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरों तक आसानी से पहुंचाना, स्पेशली इंटीरियर विलेजेस में। ठीक है फ्रेंड, इसके तहत 5 योजनाएं हैं। पहली क्या है, एसबी अकाउंट, एनएससी केवीपी। दूसरी है सुकन्या योजना, पीपीएफ। तीसरी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट। चौथा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और लास्ट में 5वीं क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक स्कीम एक स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसका नाम क्या है, 5 स्टार विलेज स्कीम। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन ए है नोकरेक, ये कहाँ है, ये मेघालय में है। ठीक है फ्रेंड, तो ए का हमारा 4 से मैच कर गया। अगर ए का 4 से मैच कर गया तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद बी क्या है, अगस्त मलाई, ये कहाँ पे है, ये केरला में है। तो बी का 3 से मैच कर गया, बी का 3 से मैच कर गया, दोनों में 3 से मैच किया गया है। अब हम ऑप्शन सी देखेंगे, नंदा देवी, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। सी का 1 सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देहंग देबांग, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से कितने शिक्षक चयनित हुए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 3। 2020 में टोटल 47 टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया गया, जबकि 2021 में 44 टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है फ्रेंड, 2020 में उत्तर प्रदेश के 3 टीचर सेलेक्ट किए गए। पहले टीचर का नाम मिस्टर विकास कुमार, जो कि मुजफ्फरनगर से थे। दूसरे टीचर का नाम मोहम्मद इशरत अली, जो कि मैनपुरी से थे। तीसरे टीचर का नाम था स्नेहा पांडे, जो कि उन्नाव से थी। अगला क्वेश्चन है लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EIA भी कहते हैं। इन्वायरमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कैसे होगा ये प्रिडिक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, क्या कौन प्रिडिक्ट करता है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स, जिसमें रो में क्या लिया जाता है, रो में प्रोजेक्ट की एक्टिविटी ली जाती है और कॉलम में क्या लिया जाता है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स लिया जाता है, जिसको आप फिगर में भी अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द US ओपन 2020 मेंस टेनिस सिंगल्स टाइटल ऑन 14 सितंबर 2020। 14 सितंबर 2020 को किसने US ओपन 2020 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी डोमिनिक थियम। ठीक है फ्रेंड, और महिला एकल किसने जीता, मींस विमेन्स टेनिस सिंगल टाइटल किसने जीता, ये जीता नोओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे 2021 में US ओपन खिताब में मेंस टाइटल किसने जीता, ये जीता
डेनियल मेदवेदेव, जो कि आपको ऑप्शन सी में भी नाम दिया रखा है। और महिला एकल मीन्स विमेन टाइटल किसने जीता? एमा रेडुकेनु, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेंस टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और महिला मीन्स विमेन टाइटल किसने जीता? नोओमी ओसाका। फिर उसके बाद है विंबलडन, इसमें मेंस टाइटल नोवाक जोकोविच और महिला मीन्स विमेन टाइटल एशले बार्टी। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच ने जीता। फिर उसके बाद विमेन टाइटल किसने जीता? बारबरा ने, ठीक है फ्रेंड, बारबरा। अगला क्वेश्चन है द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसिडेड ओवर बाय। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त बैठक मीन्स जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति के बुलावे पे होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट रहता है तो उसके एब्सेंट में डिप्टी स्पीकर करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट रहता है तो उस केस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है एज पर रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन 20 अगस्त 2020 विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सर्वाधिक स्वच्छ है? 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़। अब उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा था? लखनऊ, जिसे पूरे इंडिया में कितनी रैंक मिली? 12वीं। तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आगरा को कौन सी रैंक मिली? आगरा को 16। फिर है गाजियाबाद को कौन सी रैंक मिली? 19। फिर है प्रयागराज को 20वीं रैंक मिली। अब बात करेंगे 2021 की। 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इंदौर सबसे साफ शहर मीन्स क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे भोपाल है, थर्ड नंबर पे चंडीगढ़ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे नंबर पे भोपाल और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है स्टेट्स गेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है। स्टेट राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 46% रेवेन्यू मिलता है, जिसमें से 26% शेयर किसका रहता है? सेंट्रल टैक्सेस का। और 20% शेयर किसका रहता है? जो स्कीम लॉन्च होती हैं और दूसरे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं उसका शेयर रहता है। अब 26% में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का शेयर होता है, फिर उसके बाद सेल्स का, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स। ये तीनों क्या है? सोर्स है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक इज। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, चिरांद, ठीक है फ्रेंड। चिरांद एक अर्ली फार्मिंग साइट है जो कि गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर लोकेटेड है और जहां पर सरयू और सोन नदी के किनारे भी स्थित है, ठीक है फ्रेंड। चिरांद एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 253, ठीक है फ्रेंड। अब आर्टिकल 249 में क्या बताया गया है? 249 में ये बताया गया है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी सब्जेक्ट पर
कानून बना सकती है, लेकिन उसको राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है फ्रेंड। फिर आर्टिकल 250, इसमें क्या बताया गया है, इमरजेंसी के टाइम में राज्य सूची के विषय के रिस्पेक्ट में कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। कब होगी? इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है फ्रेंड। फिर आर्टिकल 252, इसमें क्या बताया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। मीन्स अगर 2 या 2 राज्य किसी कानून को मान रहे हैं तो उनकी सहमति से संसद में कानून बन सकता है, और ये भी देखा जाता है कि दूसरे राज्य भी उस कानून को फॉलो करें। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में आपको टेक्स्ट दिया गया मीन्स ग्रंथ, और लिस्ट 2 में उस टेक्स्ट के राइटर मीन्स लेखक दिए गए हैं। इन चारों ही में ऑप्शन सी बुद्ध चरितम, ये इजी है, सभी को याद होगा। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। तो सी का हमारा 4 से मैच कर गया। सिर्फ ऑप्शन बी में ही सी का 4 से मैच किया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम और भी टेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है? किराता जुर्नियम, इसके लेखक हैं भा रवि मीन्स ए का 3। फिर उसके बाद है दश कुमार चरितम, इसके लेखक कौन है? इसके हैं दंडी। ठीक है फ्रेंड। तो बी का 1, फिर सी का तो 4 है ही है, डी का विक्रमो वर्षियम, इसके लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज बीन डिफाइंड बाय द, लाभ का पद शब्द परिभाषित किया गया है। किसमें परिभाषित किया गया है? संविधान में। आर्टिकल 102 1A में। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा। जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ आपको सिटीज के एंशियंट नेम मीन्स पुराने नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे सिटीज के मॉडर्न नेम मीन्स नए नाम दिए गए हैं। सबसे पहले सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? इसी पत्तन। ये हमारा सही है। इसी पत्तन का मीनिंग क्या था? होली मैन लैंडेड। फिर उसके बाद 2 मंदसौर। मंदसौर 2 वर्ड से मिलके बना है, पहला है मर और दूसरा है सौर। ठीक है फ्रेंड। तो मंदसौर का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था दशपुर। दशपुर का मीनिंग होता है जहाँ पे 10 पुराण कंसिस्ट हो। ठीक है फ्रेंड, 10 पुराण हो। तो ये भी हमारा सही मैच है। मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दशपुर। फिर उसके बाद है तलकाड। तलकाड एक पुराना ही नाम है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा सही मैच नहीं है। तलकाड एक पुराना नाम था, इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम है तलकाडु। तलकाडु ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। फिर ऑप्शन डी कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है महोदय। ये भी हमारा सही मैच है। सिर्फ ऑप्शन सी ही हमारा सही मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।